बांग्लादेश में अब रहमान का नया प्लान। खालिदा के बेटे को मिलेगी देश की कमान। बांग्लादेश की राजनीति में अब एक नया उबाल है। लगता है कि पूरा बांग्लादेश एक नई करवट ले रहा है, क्योंकि 17 साल बाद लंदन से गुमनाम रहने वाले और एक गुमनाम जिंदगी गुजारने वाले क्राउन प्रिंस कहे जाने वाले तारिक रहमान अब वापस बांग्लादेश लौटे हैं। 17 साल में बांग्लादेश की राजनीतिक लोकतंत्र उदारवाद कट्टरपंथ के बीच में संतुलन बनाने की कोशिश करती रही, कभी भड़कती तो कभी पटरी पर आती। लेकिन अब जिस तरीके के हालात बांग्लादेश में हैं, ज़रूरत वहाँ एक ऐसे हाथ की है जो इसे उसी तरह से फिर एक बार कंट्रोल कर सके। ज़बरदस्त हिंसा भड़की हुई है, लेकिन अब एक बार फिर समय का पहिया घूमा है। 2008 में जब पूर्व पीएम खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के नेता तारिक रहमान ढाका छोड़ रहे थे, उनके लिए वो बहुत ही भावुक कर देने वाला क्षण था। वतन छोड़ने के अलावा तारिक रहमान के पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। तब की सरकार के वो रडार पर थे। उन पर बहुत गंभीर आरोप लगे थे, करप्शन के, रिश्वतखोरी के, मनी लॉन्ड्रिंग के, कई और भी गंभीर आरोप। तब उन्होंने बांग्लादेश की तत्कालीन कार्यवाहक सरकार को लिखित में यह गारंटी दी थी, एक शपथ पत्र बांग्लादेश को दिया था कि वो उस देश की, बांग्लादेश की राजनीति में फिर कभी जिंदगी में नहीं लौटेंगे। लेकिन 17 सालों बाद वक्त काफ़ी गुजर चुका है, हालात काफ़ी बदल गए हैं और अब एक बार फिर तारिक रहमान अपने वतन बांग्लादेश लौटे और उन्होंने वो अपनी कसम तोड़ दी जो उन्होंने लिखित तौर पर बांग्लादेश को दी थी कि मैं कभी सियासत में बांग्लादेश में नहीं लौटूंगा। लेकिन अब जब 17 साल बाद तारिक वापस बांग्लादेश लौटे, लाखों की तादाद में भीड़ उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थी। उनके लिए नारे लगाए जा रहे थे। ढाका की सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग खड़े थे। बांग्लादेश में 12 फरवरी 2026 को आम चुनाव का ऐलान है और कई आकलनों से ये संकेत मिल रहा है कि इस बार जनता सत्ता की डोर बीएनपी को देने वाली है। लेकिन किसके हाथ जाती ये डोर, इसी की तलाश चल रही थी और अब शायद तारिक ने बांग्लादेश वापसी के बाद उस सवाल का जवाब दे दिया है। बांग्लादेश में 2001 में जिस तरीके के हालात बने, उसे लेकर के कई सवाल खड़े तब हो रहे थे। लेकिन अगर पूरे घटनाक्रम को विस्तार से समझने की कोशिश करें तो बांग्लादेश में 2001 से लेकर के 2006 के बीच में बीएनपी की सरकार थी। खालिदा जिया प्रधानमंत्री थी, लेकिन उनके बेटे तारिक रहमान को देश का असली नेता माना जाता है अब। और इस दौरान 2004 में ही तब ढाका ग्रेनेड अटैक हो गया था और ये अटैक शेख हसीना की एक रैली में हुआ था। तब शेख हसीना वैसे तो विपक्ष में थी, इनमें कई वीवीआईपीओं की मौत हो गई थी। इस हमले में तारिक रहमान को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ढाका की एक अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा भी तारिक रहमान को सुनाई थी। 2006 के बाद बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बना। अक्टूबर 2006 में खालिदा जिया सरकार का कार्यकाल खत्म हुआ और इसके बाद चुनाव में विवादों की वजह से जनवरी 2007 में बांग्लादेश में आपातकाल का ऐलान कर दिया गया। फखरुद्दीन अहमद के नेतृत्व में वहां पर सैन्य समर्थित अंतरिम सरकार बनी थी, जो कि भ्रष्टाचार विरोधी अभियान चला रही थी और इस दौरान सैकड़ों राजनेता, व्यापारी और अधिकारी गिरफ्तार कर लिए गए थे। बांग्लादेश में इसे -2 का फॉर्मूला कहा गया और इस बांग्लादेश के इतिहास में ये -2 का फॉर्मूला बहुत अहम रहा। इस फॉर्मूले का मतलब था शेख हसीना और खालिदा जिया के असर को बांग्लादेश में कम किया जाए, यानी ये दोनों नहीं चलेंगी। यही वो समय था जब तारिक रहमान की मां और पूर्व पीएम खालिदा जिया को गिरफ्तार कर लिया गया था। तारिक रहमान की गिरफ्तारी को याद करते हुए अब खालिदा जिया ने भी ये कहा था कि तारिक ने देश के विकास के लिए बहुत काम किया, लेकिन नेशनल इंटरनेशनल साजिशों की वजह से उन्हें बर्बाद करने की कोशिश की गई
बहुत से ऐसे केस उन पर चलाए गए। 7 मार्च 2007 को और उसको मेरी आंखों के सामने ही एक कार में उठा लिया गया था। जो खालिदा जिया ने कहा कि हिरासत के बाद मेरे बेटे को इलाज के लिए स्ट्रेचर पर विदेश भेजना पड़ा। ये बीएनपी के लिए एक घोर संकट का वक्त था और तब हावा भवन करप्शन मामले में तारिक रहमान पर $20 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग का भी आरोप लगा था। खालिदा जिया चैरिटेबल ट्रस्ट में 2 करोड़ 10 लाख टका के दुरुपयोग का भी केस चला। इस बीच 2008 में खालिदा जिया को रिहा कर दिया गया और इसके बाद तारिक रहमान को इसकी कीमत चुकानी पड़ी। उन्होंने सरकार से अपने इलाज के लिए लंदन जाने की इजाज़त मांगी। तारिक रहमान को लंदन जाने की इजाज़त तो मिली, लेकिन उन्हें लिखित में एक वायदा करना पड़ा था, शपथ पत्र देना पड़ा था बांग्लादेश में कि बांग्लादेश की राजनीति में वो ताउम्र कभी नहीं लौटेंगे। तारिक रहमान का ये शपथ पत्र अब धूल में चढ़ चुका है। ऐसे में जबकि वक्त बीत गया है, 2024 में शेख हसीना की सरकार वहाँ से चली गई, खुद शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा। इसके बाद बांग्लादेश के हालात बिगड़ते चले गए। जमकर आगजनी, तोड़फोड़, हिंसक वारदातें, खासतौर पर बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें निशाना बनाया जाने लगा। यानी कट्टरपंथी ज़बरदस्त तरीके से हावी हुए। माना यह जा रहा है कि कुछ अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत भी कुछ ऐसा बांग्लादेश में करवाने की कोशिश हो रही थी जिससे कि भारत को बड़ा नुकसान हो। ऐसे में तारिक रहमान के ऊपर लगे तमाम आरोप हटा लिए गए, जो उस देश में एक अदद ऐसे नेता की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था जो इस हालात को संभाल ले। उन्हें उसमें बरी किया गया है। खालिदा जिया की तबीयत भी बेहद ख़राब है और वो वेंटिलेटर पर इस वक्त है। इस लिहाज से बांग्लादेश 17 साल बाद वनवास पर रहे अपने क्राउन प्रिंस का इंतज़ार कर रहा था। 8 दिसंबर 2009 को तारिक रहमान को ढाका में हुई बीएनपी की 5वीं नेशनल काउंसिल में सीनियर वाइस चेयरमैन चुन लिया गया था और इस दौरान उनका रिकॉर्डेड भाषण लोगों को सुनाया गया था। इस भाषण में उन्होंने जनवरी 2007 में सत्ता में आई 11 सरकार द्वारा हिरासत में लिए जाने के दौरान अपनी गिरफ्तारी और यातना के बारे में भी जिक्र किया। तब उन्होंने दावा किया कि कथित इंसाफ की आड़ में यातना देकर उन्हें मारने की साजिश रची गई थी। यानी जिस तारिक रहमान के हाथों आज बांग्लादेश अपनी देश का मुस्तकबिल देने को तैयार है, उसी के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश यानी तारिक रहमान को जान से मारने की साजिश भी रची गई, जो बात खुद तारिक रहमान ने कही। लंदन से तारिक रहमान ने सोशल मीडिया पोस्ट के ज़रिए कुछ अहम बातें भी जनता तक पहुंचाई। उनकी ज़िंदगी गुमनाम रही। इस दौरान उन्होंने अपना प्रोफाइल बहुत कम रखा। हालांकि पार्टी गतिविधियों में दूर से वो शामिल होते रहे, जैसा कि वो पहली बार हुए थे। बीएनपी ने 2014 के चुनाव का बहिष्कार तब करने का आह्वान किया था। उन्होंने ब्रिटिश नागरिकता की अफवाहों का खंडन भी किया और 2015 में यूके में एक कंसल्टेंसी फर्म रजिस्टर भी कर ली और देश से बाहर रहने के दौरान सालों परिवार के साथ रहे, लेकिन बांग्लादेश की राजनीति से इनडायरेक्टली जुड़े रहे। बीएनपी सूत्रों के मुताबिक ये समय उनके लिए चुनौतीपूर्ण था, जहां वो सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह दूर रहे, लेकिन अपनी पार्टी को मजबूत करने पर वो फोकस करते रहे, भले ही बांग्लादेश में नहीं थे। 2018 में शेख हसीना ने उन्हें आतंकी घोषित करने की कोशिश की, जो बात तारिक की तरफ से कही जा रही है। फिर भी तारिक ने वर्चुअल रैलियां आयोजित की। उन्होंने स्काइप के ज़रिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू लिए। 2024 की छात्र नेतृत्व वाली क्रांति में सब कुछ बदल गया। शेख हसीना सरकार को आखिरकार जाना पड़ा। शेख हसीना को तक देश छोड़ना पड़ा। अंतरिम सरकार ने वहाँ पर कामकाज संभाला, कुछ सुधारों का वायदा किया, लेकिन हालात बिगड़ते चले गए। लेकिन अब तारिक रहमान की बांग्लादेश वापसी हुई है। तारिक रहमान से सभी 84 मुकदमे वापस ले लिए गए, उन्हें बरी कर दिया गया है तमाम आरोपों से। कुछ में हाईकोर्ट ने फैसला पलट भी दिया। जून 2025 में उन्होंने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस से यूके में भी मुलाकात की, जहां चुनाव और सुधारों पर भी उनसे बातचीत हुई। यानी रास्ता
पिछले कुछ महीनों से लगातार बनाने की कोशिश हो रही थी। तारिक रहमान ने कहा कि देश को बचाने के लिए अब सभी को मिलकर काम करने का वक्त आ गया है। उन्होंने बांग्लादेश की विविधता पर जोर दिया और ये बताते हुए कहा कि ये देश पहाड़ों और मैदान के लोगों का है, मुसलमानों का है, हिंदुओं का है, बौद्धों का और ईसाइयों का है, और उन्हें सुरक्षा का एहसास इस देश में होना चाहिए। हर पुरुष को, हर महिला को, हर बच्चे को जब वो घर छोड़कर जाए तो वो वापस सुरक्षित अपने घर आ सके। लेकिन जब तारिक रहमान बांग्लादेश लौटे तो बड़ी लाखों की तादाद में गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत हुआ। तो माना यह जा रहा है कि अब जिस तरीके के हालात हैं, तारिक रहमान के ही हाथ में अब अगली बागडोर देश की भी जा सकती है। हालांकि ये सब तय होगा वहाँ के आम चुनाव में जो फरवरी 2026 में होने हैं। लेकिन माना यह भी जा रहा है कि जिस तरह के हालात इस वक्त बने हुए हैं, शायद भारत के लिए भी तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश को आगे बढ़ाना इस समय की स्थिति से कुछ बेहतर हालात हों।